यहाँ पर 90% आपकी गरीब जनता है, तो यहाँ पर आपका कैपिटलिज्म काम थोड़ी करेगा। यहाँ पर तो आपको सबसे पहले लोगों को सोशल सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी। अब देखिए, अब स्किल एजुकेशन होगी तो जो कंपनी की डिमांड होगी तो हम कंपनी की डिमांड को फुलफ़िल कर पाएंगे ना। अगर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई, हमारे पास कोई स्किल्ड है नहीं, तो वो जो कंपनी होगी, कंपनी को फ़ायदा चाहिए तो वो तो वहाँ पे ही वो तो बाहर से ही जो लेबर है वो लाएगी ना, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। जम्मू एंड कश्मीर में पिछले 1 साल की बात करें तो काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, और अगर यूथ की बात करूं जम्मू एंड कश्मीर के, तो वो कहीं ना कहीं लगातार सड़कों पर है। वो ये मांग कर रहा है कि हमारे लिए कुछ ऐसी पुख्ता पॉलिसीज़ जो हैं वो तैयार की जाएं, ताकि जम्मू एंड कश्मीर का जो युवा है उसके लिए नौकरियां आएँ, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। भारतीय जनता पार्टी हो या फिर सरकार, केंद्र में बैठी सरकार हो, वो बार बार कह रही है कि हम जिस तरह की नई पॉलिसीज़ ला रहे हैं उससे जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, युवाओं के लिए रोज़गार के नए नए रास्ते खुलेंगे। जिस तरह से नया लैंड लॉ लाया है, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी एक जो है वो स्टेप है। क्या सच में है या नहीं है, और क्या हमारे जम्मू एंड कश्मीर के लिए कुछ ऐसी इंतज़ामात किए जा सकते हैं ताकि जम्मू एंड कश्मीर का जो युवा है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट के अलग अलग रास्ते खुले। इसी पर हम डिटेल में आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण सिंह जी मौजूद हैं। अरुण सिंह जी नेशनल कॉन्फ्रेंस से जो यूथ विंग है उनका वाइस प्रेसिडेंट हैं उनके। और सबसे पहले तो हम स्टार्ट यही करेंगे कि जम्मू एंड कश्मीर का युवा पिछले 1 साल से सड़कों पर है। किस तरह की उम्मीदें हैं, जो नए पॉलिसीज़ आ रही हैं, नए जो लैंड लॉज आ रहे हैं, नई नई जो स्कीमें गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, यूथ किस तरह से सेटिस्फाई है? रजत जी, आपने एक शायर तो सुना होगा, तो मैं सीधी बात पे आता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता कि काफिला लुटा कैसे। तो हम भी ये जो मौजूदा सरकार है इससे हम यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि तू इधर उधर की बात ना कर, तू बता कि रोजगार मिटा कैसे, है ना। तो आज 7-8 साल हो गए, है ना, कोई भी जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी वो यहाँ पे नहीं आई। और मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ, यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ पे अफ़गान कंपनी काम कर रही है, जेके प्रकाश कंपनी काम कर रही है, पटेल इंजीनियर यहाँ पे कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो आप वहाँ पे सर्वे करिए, वहाँ पे जो 85% है वो बिहारी काम कर रहा है। वहाँ पे जो रजिस्ट्री भी करता है ना, जो अटेंडेंस लगवाता है, वो भी बिहारी है। यार, आप लोग हमारे जो रिसोर्सेस हैं उसको एग्जॉस्ट कर रहे हो। अगर हमारे आप रिसोर्स एग्जॉस्ट कर रहे हो तो बेनिफिट बाहर वालों को क्यों दें। तो वहाँ अगर पाउडर में कोई कंपनी खुलती है तो सबसे पहले पाउडर के लोगों को जॉब दी जाए ना। अगर जम्मू में कोई फैक्ट्री खुलती है तो वहाँ पे जो जम्मू के लोग हैं उनको सबसे पहले काम दिया जाए। तो आप जो बिहारी है, 85% आपने बिहारी लगा के रखा है, तो क्या यहाँ को जो यूथ है तो वो कैपेबल नहीं है क्या। तो मैं यही ये पूछना चाहता हूँ कि अगर देखो, अगर यही काम कोई प्रोजेक्ट अगर पाउडर में खुलेगा तो पाउडर के लोग वहाँ पे काम करेंगे, किश्तवाड़ में खुलेगा तो किश्तवाड़ में काम करेंगे। तो इस तरह से जो रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ हैं वो जो रीजनल जो इनइक्वालिटीज़ हैं, हम उसको इक्वालिटी की तरफ ला जाएंगे। और जो हमारा आर्टिकल 14 है, राइट टू इक्वालिटी, तो ये भी उसी के संदर्भ में बात करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो ये जो सरकार है इसका नेचर ही शुरू से क्या रहा है, अनडेमोक्रेटिक रहा है। ये तो डेमोक्रेसी की बात छोड़ें, ये तो जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है ये तो उसका पालन भी नहीं करते। रजत जी, 2010 में एक जजमेंट आई थी, बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है ना। और उस जजमेंट में ये बताया था कि अगर आपने किसी भी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपने रिमूव करना है तो उसके लिए आपको रीज़नेबल आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी। यहाँ पे हर एक गवर्नर को ऐसे ही मीन्स आज आया कल आया है नहीं है ऐसे ही चला गया। तो यहाँ पर अगर जो सरकार है वो उस जो सरकार का आदमी है वही स्टेबल नहीं है, तो जो यहाँ के जो इंस्टीट्यूशन है या फिर जहाँ की जो जनता है वो कितनी ही स्टेबल होगी, ठीक है ना। तो अगर हम देखें कि जो रोज़गार है, अब ये कहते हैं कि 1 लाख नौकरियां देंगे, 2 लाख देंगे, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है।
बड़ी बात है कि आपके लिए जो प्रायोरिटीज़ हैं वो क्या चीज़ हैं। आपका जो लिमिटेड रिसोर्स है, आप जो लिमिटेड रिसोर्स को किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो ताकि जो छोटे से छोटा जो तबके वाला लोग है वो भी क्या कर सके, वो जो लिमिटेड रिसोर्स है उसका बेनिफिट उठा सके। अब देखिए इतनी जो इकॉनमी है माइनस में चली गई है ना। जी। जो इकॉनमी इतना स्लो डाउन हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 8,500 करोड़ का हवाई प्लेन खरीदा है। तो आपके लिए जो प्रायोरिटीज़ क्या हैं ये मैटर करता है, ठीक है ना। तो आपको क्या लगता है जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्या प्रायोरिटी है इसमें? जम्मू कश्मीर के लिए जो प्रायोरिटी है वो है यूथ। अब जो यूथ है ना, यूथ देखिए, आप भी यूथ हैं, मैं भी यूथ हूँ, बाकी और सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में यूथ है। जो यूथ है ना वो इस समय दो दो पीढ़ियों का भार लेके जा रहा है। एक तो उसने अपने जो बच्चे हैं उसका भार भी उसके कंधों पर है, और ऊपर से जो उसके बूढ़े माँ बाप हैं उसका भार भी उनके कंधों पर है। मीन्स वो अगली जनरेशन और जो पिछली जनरेशन है वो उन दोनों जनरेशनों का जो भार है वो अपने कंधे पर उठा के लेके जा रहा है। और जो यूथ की सबसे इस समय जो प्रायोरिटीज़ हैं वो है जॉब। अगर अगर पेट में निवाला होगा तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेगा ना। अगर पेट में निवाला ही नहीं है तो वो क्या काम करेगा, जी। ठीक है ना। तो देखिए रजत जी, हम इस समय जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड है ना उसमें हम जी रहे हैं, और ग्लोबलाइज वर्ल्ड का मीनिंग होता है द इंटीग्रेशन ऑफ द इकॉनमीज। इफ़ यू लिव इन द इंटीग्रेशन ऑफ द इकॉनमीज यू मस्ट बी फोकस ऑन द जो प्रोडक्शन है उसमें फोकस होना चाहिए। और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा कंजम्पशन होगी, अगर ज़्यादा कंजम्पशन होगी तो लोग ज़्यादा चीज़ें क्या करेंगे, कंज्यूम करेंगे, और अगर कंपटीशन होगा तो जो प्राइस होगा उसका लेवल लो होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि आप जो प्रोडक्शन है वो कैसे कर रहे हैं। आपको प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है ना। और इन्वेस्टमेंट का ये कतई मतलब नहीं होता कि आपने पैसे फेंक दिए तो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जो टोटल आउटपुट आपके पास कितनी आ रही है, क्योंकि आपके पास आउटपुट आएगी तो कोई ना कोई तो जो आदमी है उसको बनाएगा ना। और बनाने के लिए क्या लगेगा, जो लेबर है वो लगेगी, ठीक है ना। और जब लेबर लगेगी तो हर हाथ में काम होगा ना, तो आपकी जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज होगी और जीडीपी आपकी इंक्रीज होगी। लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे आएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट आएगी आपकी सेविंग से, कि जो जनता है, जनता के पास पैसा कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली जो पैसा है, अगर जनता के पास पैसा होगा तो जनता उसको बैंक में रखेगी, और बैंक वाला किसी बड़े कॉरपोरेट को क्या देगा, लोन देगा, है ना। और लोन के बाद वो क्या करेगा, कोई जो प्रोडक्शन है वो स्टार्ट करेगा और उसमें जो जनता है वो काम करेगी, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत क्या है, दिक्कत यहाँ पर ये है कि जो बैंक है, बैंकों का खून निकल रहा है जी। अभी भी 2-3 दिन हो गए, अभी भी एक बैंक में एक वो आया कि अभी आपको बैंक में पैसे निकालने और जमा करने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जनता मीन्स आपकी जो बैंक की जो इनकम होती है तो वो जो लोन लेती है उससे आपका जो इंटरेस्ट आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर जो बैंक है बड़े बड़े कॉरपोरेट को पैसा देता है, जो कॉरपोरेट है वो भाग के चला जाता है, ठीक है ना। और उसको हम क्या कहते हैं कि वो क्या बन गया, एनपीएस बन गया। तो अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि अब वो कहने लगे हैं कि 4 साल के बाद जो एनपीए है तो वो दुगना तिगना हो जाएगा। अगर 4 साल के बाद एनपीए इतना दुगना तिगना हो गया तो वो पैसा किसका गया, वो जो गरीब बेचारा बोतलें इकट्ठी कर करके जिसने बैंक में पैसा रखा है तो वो पैसा उसका चला गया ना, ठीक है ना। और आप बाद में फिर लाते हो सरफेसी एक्ट, जो सरफेसी एक्ट था तो वो एनपीए को काउंटर करने में लाया था। तो ना आपका दिनों दिन एनपीएस बढ़ रहा है, और फिर बाद में आप क्या करते हो, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक करते हो। मीन्स एक तो मार्केट में इतना पैसा है, ठीक है ना, आप उस पैसे को चोरों के हवाले कर रहे हो, और फिर आप फिर से जो पैसा है तो फिर आप मार्केट में क्या कर रहे हो, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ द बैंक करके इन्फ्यूज़ कर रहे हो। तो
पहले से जो पैसा है फिर और पैसा आ गया तो क्या होगा कि जो इन्फ्लेशन रेट होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लेशन रेट में क्या होगा कि भाई जो लिमिटेड लोग हैं उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नीचे तबके के लोग हैं उनके मीन्स उस जो वो जो चीज़ है उसका प्राइस इतना हाई हो जाएगा कि वो जो नीचे के लोगों का जो बेनिफिट है उन तक वो नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है कि अगर हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड में रह रहे हैं तो हमारा सबसे पहले फोकस होना चाहिए इन्वेस्टमेंट के ऊपर, कि अगर इन्वेस्टमेंट होगी तो आपकी जो ज़िंदगी है वो सुधरेगी। क्योंकि देखिए रजत जी, हम जो स्टेट वेलफेयरिज्म है ना, हम स्टेट वेलफेयरिज्म से हम परे होकर हम अभी जो फ्री मार्केट है वहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अभी भी कल परसों एक जो एयरपोर्ट है, 2 एयरपोर्ट अडानी को भेज दिए है ना, और इसके बाद आपने हर कोई भी जो PSU है वो आपने नहीं छोड़ा, सारे बेच दिए, ठीक है। और आप और जो LIC है, ठीक, इतनी बड़ी देश की LIC है उसको आपने डिसइन्वेस्टमेंट में डाल दिया, ठीक है ना। तो आपने हर कोई गवर्नमेंट सेक्टर है उसको बेच दिया, ठीक है ना। मैं ये कहता हूँ कि जब तक हमारा प्राइवेट नहीं होगा तब तक एफिशिएंसी नहीं आएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब हर एक चीज़ को बेच दो, क्योंकि जो कैपिटलिज्म है ना, कैपिटलिज्म वहाँ सक्सेसफुल होता है जहाँ पर लोगों के पास पैसा होता है। यहाँ पर 90% आपकी गरीब जनता है, तो यहाँ पर आपका कैपिटलिज्म काम थोड़ी करेगा। यहाँ पर तो आपको सबसे पहले लोगों को सोशल सिक्योरिटीज़ देनी पड़ेंगी ताकि वो भी जो नीचे तबके के लोग हैं वो भी ऊपर आट के उन सर्विसेज का बेनिफिट ले सकें। तो यहाँ पर अगर हम न्यू लैंड की अगर हम बात करें, है ना, न्यू लैंड की हम बात करें तो इसमें जो मोटा तौर पर अभी मैं कल परसों ही वो मैं पढ़ रहा था, वो कह रहे थे कि आपकी जो नॉन एग्रीकल्चर लैंड होगी ना वो आपसे ले ली जाएगी, ठीक है। लेकिन आप बेच सकते हैं। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली ज़मीन चली गई ना, ठीक है ना। तो अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए फैक्ट्री के लिए ज़मीन दे दी, ठीक है, और फिर वो कहते हैं कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड भी ले सकते हैं अगर DC की परमिशन होगी तो जो DC है तो वो कौन अपॉइंट करता है? सेंटर अपॉइंट करता है ना। तो ऑटोमेटिकली जो DC है तो वो भी उनका चला गया, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाई, ठीक है, तो हमारे लोगों को काम नहीं दिया तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए किस प्रकार की? आपको लगता है जम्मू में जो हमारे यूथ है वो इतना स्किल्ड लेबर, इतनी अच्छी उसकी स्किलिंग है कि वो जब भी कोई अच्छी सी कंपनीज बाहर से आएंगे तो वो स्किल्ड लेबर वहाँ पर काम कर पाएंगे? यही मैंने आपके अखबार में एक बार शायद मैंने इंटरव्यू भी दिया था कि अगर हम एक शारदा प्रसाद शायद कमेटी है, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन शारदा प्रसाद शायद एक कमेटी है, तो उसने ये कहा था कि जो हमारे इंडिया में जो स्किल्ड लेबर है ना, पूरे इंडिया में जो स्किल्ड लेबर है वो सिर्फ 4% है। इसलिए जो गवर्नमेंट है उसने स्किल डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो चलाया था, है ना। क्योंकि अगर स्किल्ड प्रोग्राम होगा तो फिर जाके आपका क्या बनेगा, फिर जाके आपका मेक इन इंडिया बनेगा, है ना, अगर स्किल्ड लेबर होगी। तो जम्मू कश्मीर में मैं आपको बताता हूँ 1% भी स्किल्ड लेबर नहीं है, 1% भी। यहाँ पे लोगों को यही आता है कि शाम को शराब में पानी कितना सा पाना है बस, और जो गैंती बेलचे वाला सिस्टम तो चला गया ना, क्योंकि आपकी जो इकॉनमी है वो वो होगी, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट है उससे मेरी यही दरख्वास्त है कि सबसे पहले यहाँ के लोगों को आप स्किल एजुकेशन दीजिए, ताकि देखो जो कैपिटलिज्म है, जो कोई भी कंपनी आएगी तो वो क्या करेगी, वो सबसे पहले, अब ये नहीं है कि सबसे पहले यहाँ पे कंपनी आई पहले वो आपको कहेगी ठीक है हम आपको पहले स्किल एजुकेशन देंगे उसके बाद हम आपसे काम करवाएंगे। तो कैपिटलिज्म का मतलब क्या होता है कि द प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट। अगर कोई कंपनी यहाँ पर आती है उसको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखता तो वो वहाँ चली जाएगी जहाँ उसको स्किल्ड लेबर मिलेगी, राजस्थान में चली जाएगी, पंजाब में चली जाएगी। तो जो गवर्नमेंट है उसको उसका ये पहला दायित्व बनता है कि वो पहले यहाँ के लोगों को स्किल एजुकेशन दे,
ताकि जो बाहर से जो कंपनी आए और जो कंपनी की जो डिमांड है तो वो जहाँ की जो लेबर है वो उसको फुलफिल कर सके। तो मार्केट में अभी तक क्या चल रहा है कि ये जैसी डिमांड होगी अगर वैसी ही सप्लाई आप करोगे तो जी। मार्केट आपकी फ्लोरिश करेगी, ठीक जी। है। आपकी डिमांड कुछ और है, ठीक है। आपकी डिमांड स्किल डेवलपमेंट है, पर आप क्या रहे हो, हीरा और मोती के जूरी के दो बैल थे। जी। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो डिमांड एंड सप्लाई है तो वो आपस में मिसमैच कर गई ना। मेरे को लगता है कि लैंड लॉ को तब फायदा नहीं होगा जब तक अगर यहाँ स्किल एजुकेशन लोगों को यहाँ नहीं स्किल एजुकेशन नहीं होगी और यहाँ के, अब देखिए, अब स्किल एजुकेशन होगी तो जो कंपनी की डिमांड होगी तो हम कंपनी की डिमांड को फुलफिल कर पाएंगे ना। अगर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आ गई, हमारे पास कोई स्किल्ड है नहीं, तो वो जो कंपनी होगी, कंपनी को फ़ायदा चाहिए तो वो तो वहाँ पे ही वो तो बाहर से ही जो लेबर है वो लाएगी ना, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। अब रिसोर्स आपने हमारा क्या कर दिया, एग्जॉस्ट कर दिया, बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिला। इसका मतलब क्या हो गया कि रजत जी कि हम अपनी बेटी की शादी में आपकी कंपनी का कोका कोला पिएंगे लेकिन आपकी कंपनी में हमारा जवाई काम नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा, जी। ठीक है ना। अगर हम अपनी बेटी की शादी में आपकी कंपनी का कोका कोला पीते हैं तो आपकी कंपनी में हमारे जो जवाई राजा हैं वो भी काम करेंगे। तो ऐसे काम चलता है। ये नहीं है कि आप रिसोर्सेज यहाँ से ले गए, पैसा यहाँ से ले गए और यहाँ के लोगों के लिए रोड बना दिया और फिर कहने लगे कि भैया तुम दो टैक्स दो। तुम भाई टैक्स कहाँ से दे, लोगों के पास पैसा ही नहीं है। यहाँ पर आप क्या करिए कि अगर आपने पर कैपिटा इनकम निकालनी है तो जो टोटल इनकम है उसको डिवाइड करिए टोटल पॉपुलेशन से, तो आपका पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। तो यहाँ पे 3-4 हज़ार भी लोगों का पर कैपिटा इनकम नहीं है ना। तो आप क्या कर रहे हो, तो ये तो सीधा सीधा मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो न्यू लिबरलिज्म है ना, न्यू लिबरलिज्म के चलते अगर आपने अपनी जो इकॉनमी है उसमें रिफॉर्म नहीं किया तो आप इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर नहीं निकलने वाले हैं। अभी भी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उन्होंने ये कह दिया ना कि हम 5 साल के अंदर अंदर क्या कर देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर देंगे। तो अब 5 क्या, आप 20 साल लगा लीजिए, आप 20 साल लगा लीजिए, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाली अगर आपने अपनी जो इकॉनमी है उसमें आपने रिफॉर्म नहीं किया। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें अरुण जी ने कही हैं। धन्यवाद अरुण जी पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो टेक्निकल बातें अरुण जी ने बताई हैं कई सारे लोगों को समझ आई हैं, क्योंकि काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की है कि जिस तरह से नए लैंड लॉज आ रहे हैं या फिर नई नई पॉलिसीज़ जो आ रही हैं, एक तरफ से सरकार आश्वासन तो देती है, आश्वासन हम 70 साल से सुन रहे हैं कि जम्मू एंड कश्मीर की डेवलपमेंट होगी, यहाँ के यूथ कोई भी बेरोज़गार नहीं रहेगा, यहाँ पर जितने भी लोग हैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाकर यहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, ये आश्वासन सुनते आ रहे हैं। बट उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसका सच होने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट होने के लिए कई सारे और रिफॉर्म्स, कई सारे उससे पहले प्री रिक्विजिट्स हमें चाहिए होंगे, जो कि अरुण जी ने काफ़ी डिटेल में बात की है। उम्मीद है कि सरकार इन बातों को सुने और कहीं ना कहीं इसको अमली जामा पहनाए और अल्टीमेटली जो फ़ायदा है वो जम्मू एंड कश्मीर की जनता को, जम्मू एंड कश्मीर के यूथ को हो। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरामैन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। ऐसी और खबरों के लिए, चर्चाओं के लिए बने रहिए द न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।